हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को। और स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। ये हम अपना तीसरा चैप्टर शुरू किए हैं, जिसमें एक लेक्चर हो गया है, ये आज दूसरा लेक्चर है। अभी तक हमने आपको मैट्रिक्स से थोड़ा सा फैमिलियर होना सिखाया था, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए एक तरीके से नया टर्म ही है। मैट्रिक्स हो सकता है आपने पहले नाम ही ना सुना हो, तो इसके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट थे, छोटे बेसिक से थे, मतलब वो मैंने आपको बताया था। मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मतलब, और इसके टाइप हमने देखे थे। दो तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया था, एलिमेंट के बेस पे और एक ऑर्डर के बेस पे। ऑर्डर के बेस वाला हमने पढ़ा था 4 तरीके का, ठीक है, रो, कॉलम और स्क्वायर और एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसके अभी आपको परेशान नहीं होना है कि मैं आपको रिवीजन नहीं कराया पिछले लेक्चर का। ये अभी मैंने इसी लेक्चर में ही आगे क्वेश्चन रखा हुआ है, जो इस लेक्चर को भी उस लेक्चर को भी मिला के ठीक ठाक मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। आज हम जब बेसिक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस अगला 4 टाइप और देखते हैं जो एलिमेंट के बेस पे है, उसके 3-4 टाइप देखते हैं, उसको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ताकि इसमें मैं इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, इसमें आपको कहीं समस्या ना आए, मतलब, क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरा चैप्टर आपके लिए नया है। जो भी टर्म आ रही हो आपके लिए नहीं पढ़ रही है एकदम, ठीक है, परेशान नहीं होना आपको बिल्कुल भी। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा जो दूसरे एलिमेंट के बेस पे जो हम क्लासिफाई करते हैं, उसमें हमारा पहला टाइप है जीरो मैट्रिक्स, या तो इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नाम से ही पता है, चल रहा है जीरो। जीरो मतलब हो रहा है कि ये जो इसके एलिमेंट हो, कोई मैट्रिक्स है, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसके सारे एलिमेंट, सारे एंटिटीज, सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो आपका वो जीरो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। सोचना ही नहीं है ज्यादा इसमें, जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। जनरल फॉर्म इसका ये होता है, m क्रॉस n का है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का रहेगा। अगर ये आपको बनाना है 0 0 0 0, 1 क्रॉस 1 का बनाना है, जीरो मैट्रिक्स हो गया ये। 2 क्रॉस 3 का बनाना है, 2 क्रॉस 3 का मतलब 2 रो है, ये हो गया 2 रो, और 3 कॉलम है, क्या हो गया 3 कॉलम, ये 2 क्रॉस 3 के हो गए जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जिसके सारे एलिमेंट जीरो, वो मैट्रिक्स आपका जीरो मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। A square matrix in which every non-diagonal element is zero is called a diagonal matrix, ठीक है। पहले क्या कह रहा है ये, इस चीज को ध्यान दो। A square matrix मतलब डायगोनल मैट्रिक्स वही हो सकता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो पहली कंडीशन है हमारी हो गई कि वो मैट्रिक्स ही पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, m इक्वल टू n, m इक्वल टू n मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारे इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा होता है। अब हम उसको चेक करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, मतलब आगे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या कह रहा है, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये देखो ये जो लाइन बन रही है, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल, ये तो डायगोनल हो गया आपका, ये आपका डायगोनल हो गया। इसके अलावा जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे जीरो होने चाहिए, वो सारे जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब जो डायगोनल पे नहीं है, इधर वाले, वो जीरो होने चाहिए आपके, तभी ये आपका मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसकी हमें नहीं देखना है, इसको हमें नहीं देखना है, ये जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जीरो मैट्रिक्स हो गया पूरा। अगर सारे जीरो हो गए तो जीरो मैट्रिक्स हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया तो डायगोनल एलिमेंट भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, सेटिस्फाई कर रही इसकी कंडीशन। हमें तो इसको देखना ही नहीं है, हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट को देखना, इधर और इधर। अगर वो जीरो हो रहा है
ठीक है, तो वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल एलिमेंट्स इंट्रीज में बी एनी रियल नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये किस तरह डायगोनल ही नहीं बनेगा, 2x3 ले लो, डायगोनल ही नहीं बनेगा, ए बी सी एक्स वाई जेड, सॉरी। अब सर इसमें डायगोनल बना के दिखाओ। तो भाई हमने पहले क्या बताया, पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल बनाने के लिए जो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, 2x3 है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, तो डायगोनल मैट्रिक्स इसमें पूछना ही मतलब सही नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल, अच्छा इसी को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। यहां से लेके ये वाला, एक तो ये भी तो डायगोनल मानते हैं, मतलब जैसे स्क्वायर वगैरह लेते हैं, लेकिन इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल लेके चलते हैं, ठीक है। टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट। इसके एलिमेंट क्या होंगे, यहां पे आप देखोगे ये A11 हुआ, A22 हुआ, ये सेकंड रो में, फिर थर्ड रो में आ जाओ, A33 हुआ थर्ड कॉलम में, A44 हुआ, ये ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ये इसके एलिमेंट हुए, A12, A11, A22, A33, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के इस पे जो आएंगे, इस पे। तो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन यही है कि एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, इसको छोड़ के ये जो बन रहा है, इस वाले में जितने भी एलिमेंट आएंगे इसको छोड़ के सारे जीरो होने चाहिए। ये जीरो हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, कुछ उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो आपका एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स, वो आपका मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको मतलब थोड़ा सा और अच्छा आइडिया होगा। स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix whose diagonal entries are equal is called a scalar matrix। अब ये क्या कह रहा है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होगा, स्केलर मैट्रिक्स वही होगा जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और डायगोनल कौन होगा, जो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो पहले इसको स्क्वायर होना पड़ेगा, स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहले स्क्वायर होना पड़ेगा, फिर डायगोनल होना पड़ेगा, और डायगोनल जब अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके जितने भी एलिमेंट होंगे डायगोनल में वो सारे इक्वल होना चाहिए, डायगोनल में जितने एलिमेंट होंगे वो सारे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये के आई लिखा हुआ है, अभी अगला टाइप ही आएगा, ये आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे, अगर 5x1 कर रहे हैं हम नॉर्मल में तो 5 हो जाता है, इसी तरह एक कोई मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन भी आगे आएगा, AI करोगे तो वो ए ही आता है, यहाँ सिंपल सा के लिखा हुआ है तो वही है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में हो गया के रियल नंबर। एग्जांपल इसका देखो, ये हो गया, इसमें ये देखो सेम है, 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन ले सकते हैं, तो ये सेम है, तो पहली नंबर ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी नंबर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों है, क्योंकि इसको छोड़ के सारे जितने एलिमेंट हो जीरो है, ये जीरो है इधर उधर, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और चूंकि ये सारे एलिमेंट सेम है, क्या कह रहा है, हुज डायगोनल इंटीज आर इक्वल, जो डायगोनल इंटीज है वो इक्वल है अगर, तो आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स। सेम इसमें देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 का है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसमें देखो डायगोनल, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्यों, क्योंकि इधर और इधर नॉन डायगोनल एलिमेंट, इधर वाले या डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हैं, यहाँ पे देखो इधर इधर, तो सारे एलिमेंट जीरो है, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। क्या स्केलर मैट्रिक्स है ये, हाँ स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट इक्वल है, सारे एलिमेंट इसमें इक्वल है, डायगोनल में सारे एलिमेंट इक्वल है, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया, ठीक है। ये आया आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, वही जो मैं आपको बताया, ए स्केलर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, जो भी आप समझो।
ये आपका हो गया 3x3 का, इसको हम I3 बोलते हैं। I3 मतलब 3x3 का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या? ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मतलब क्या हो गया? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, वो मैट्रिक्स फिर आइडेंटिटी में काउंट होगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम कह रहे हैं तो स्क्वायर भी है, ठीक है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है। सिंपल सा आपको यहां पे देखना है। स्केलर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। स्केलर मैट्रिक्स के केस में क्या था? ये इक्वल होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के केस में क्या था? डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ये डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए स्केलर मैट्रिक्स के केस में। इस केस में क्या कह रहा है कि वो 1 होना चाहिए। इस केस में क्या कह रहा है कि वो 1 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ठीक है, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट आएंगे डायगोनल वो 1 होना चाहिए। उस केस में क्या था हमारा स्केलर के केस में कि 5 भी चल गया था, -5 2 कुछ भी हो, लेकिन वो इक्वल होना चाहिए। कुछ भी हो लेकिन वो इक्वल होना चाहिए। और डायगोनल के केस में क्या था? डायगोनल के केस में क्या था कि ये इसको छोड़ के सारे 0 होना चाहिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और सब इंटरलिंक है। मतलब एक बार आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहां आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए, इसके अलावा सारे 0 होना चाहिए इधर उधर। सिंपल सा ही। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब जैसे I4 लिखना है आपको, तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, बाकी सारा 0 कर दो। ठीक है, I4 I5 मतलब 5x5 का हो गया। I5 मतलब 5x5। I10 मतलब 10x10 का वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिंपल सा फ्लो चार्ट देख लो आप, मैं वो बताया था आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर कोई कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये 100% है कि वो स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और मैट्रिक्स भी है। ठीक है, उल्टा नहीं होगा। उल्टा नहीं होगा। उल्टा इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो कुछ भी हो सकता है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं है। डायगोनल बन तो रहा है लेकिन इधर इधर ये 0 नहीं है। ये जब 0 होता, 3 के जगह पे जब 0 होता तब आपका ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता। चलो ठीक है, इसको हम रिप्लेस करते हैं। 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया। अब क्या अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया तो क्या स्केलर मैट्रिक्स हो जरूरी है? वो नहीं होगा, जरूरी नहीं है। मतलब क्यों? स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो मतलब उसके डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। नहीं सेम है, नहीं सेम है, इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन ऊपर से आओगे, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है ना, I2 हो गया। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 100% स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है? डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये डायगोनल एलिमेंट सेम है, ठीक है, भले से होने कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने एलिमेंट रहेंगे वो 0 होने चाहिए। ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। इधर उधर 0 है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही हमारा ये 2x2 का। ठीक है, और मैट्रिक्स तो है ही। तो ये ऊपर से नीचे मतलब सही है, नीचे से ऊपर जाओगे तो कंपलसरी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ये ले ले तो सारा सेटिस्फाई कर जाएगा नीचे से भी। ठीक है, ये लेते हैं तो नहीं, यही खत्म हो जाता है, इसके अलावा आगे चलेगा ही नहीं। ठीक, आई होप समझ रहे होंगे मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं ये बोल रहा हूं कि नीचे से ऊपर जाओगे तो जरूरी नहीं है ये हो। मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आप लिए हो, जरूरी नहीं है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो। क्यों? क्योंकि ये देखो एग्जांपल हमने ले लिया है। ठीक है,
और अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए हो तो ये जरूरी रहेगा कि वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, डायगोनल भी होगा, स्क्वायर भी होगा। देख लो ये स्केलर भी है, डायगोनल भी है, स्क्वायर भी है। ठीक है, स्केलर इसलिए है कि दोनों सेम है, ये वैल्यू डायगोनल एलिमेंट सेम है। और डायगोनल क्यों है कि डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है सारे जीरो है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है कि इसका रो और कॉलम बराबर है। ठीक है, अब आओ एग्जाम्पल हम देखते हैं, पीछे का भी आगे का भी सारा अभी तक, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल टाइप्स, इसमें मतलब कौन कौन से तरीके का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स क्या कहता है कि सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो यहाँ जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, रो और कॉलम सेम है, रो इक्वल टू कॉलम, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि इसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, उसको स्क्वायर है तो इसका डायगोनल मैट्रिक्स हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो क्या इसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो हैं? हाँ जीरो हैं, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। बीच में क्या है उससे हमसे कोई लेना देना नहीं, ये नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि ये आपका जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे सेम है? जीरो और जीरो सेम है, तो आपका स्केलर मैट्रिक्स भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ मेनी प्रॉपर्टीज डज सेटिस्फाइज फ्रॉम टुडेज टॉपिक्स। ओके, अभी आज हमने जो पढ़ाया है उसमें से कौन कौन से मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं देख लेते हैं। ऐसे सिंपल सा सारे मतलब हम क्लासिफाई कर लेते हैं। क्या शुरू करते हैं, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? ऑर्डर पहले इसका हम लिख लेते हैं 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 मतलब रो और कॉलम सेम है, ये आपका रो होता है और ये आपका कॉलम होता है। रो और कॉलम सेम है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या ये? पहले डायगोनल मैट्रिक्स देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? इसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो क्या इसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो है? डायगोनल एलिमेंट के अलावा हाँ, सारे एलिमेंट इधर उधर जीरो है, तो आपका ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये इसमें ये 3 नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जीरो एलिमेंट जीरो मैट्रिक्स ये नहीं होगा। ठीक है, ये है। और हम क्या देख सकते हैं? स्केलर, क्या स्केलर मैट्रिक्स है? इसके सारे डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट इक्वल है, तो आपके स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स तो यही तो कहता है जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा वो, डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट, कंफ्यूज नहीं होना आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद फिर हमारा ये आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के केस में यही है कि ये सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, इधर जीरो होना कंपलसरी है इसके लिए भी। ठीक है, तो अगर ये सारे एलिमेंट इक्वल हैं तो हमारा वो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो सारे एलिमेंट इक्वल हैं, 1 1 1 ये इक्वल है, तो आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी अगर ये सारे एलिमेंट 1 हो गए, सारे एलिमेंट 1 हो गए, 1 के इक्वल हो गए, तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इस केस में सारे एलिमेंट 1 के इक्वल हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, पीछे लेक्चर का भी देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ये हमने देख लिया। ठीक है, पीछे लेक्चर का। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्या ये? रेक्टेंगुलर में क्या होता है?
रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इस केस में ये रेक्टेंगुलर नहीं है, ठीक है। रो मैट्रिक्स, इसमें तो रो मैट्रिक्स मतलब सिंगल रो, इसमें 3 रो है, 3 रो है, तो रो मैट्रिक्स भी नहीं है। कॉलम भी नहीं है, ठीक है, कॉलम भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 कॉलम है, सिंगल कॉलम होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको बस एक आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि आप कंफ्यूज ना, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने इसमें और भी डाले हैं आगे। ये देखो आ गया ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स चेक करना है, ठीक है। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लो, कोई भी ले लो, ये हमने 3x3 का ले लिया एक। अभी क्या कह रहा है? एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट तो 1 के इक्वल होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारी वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 1 1 1। ये जो एंटिटीज है 1 है हमारी जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है? स्केलर मैट्रिक्स से कहता है कि अंदर जो भी एलिमेंट हो इक्वल होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट में जो भी एलिमेंट हो, डायगोनल पे जो भी एलिमेंट हो वो इक्वल होना चाहिए। ये तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये है भी। आप चाहे जो ले लोगे, 1 कराइए तो 3x3 का है, 4x4 का लोगे, जितने भी लोगे 5x5 वो सेम सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वो सारे इक्वल ही रहेंगे। आप सोचो 1 1 ही आएगा डायगोनल पे और 1 1 इक्वल है सारे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा ही होगा, ठीक है। अब आया एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कह रहा है, मतलब एवरी स्केलर मैट्रिक्स, अब उल्टा इसका पूछ लिया। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट है ये इक्वल होना चाहिए। ये हमने ले लिया मान लो, ठीक है। अब देखो यहां पे डायगोनल एलिमेंट इक्वल है आपको, डायगोनल एलिमेंट आपका कितना है? 5 है, इक्वल है, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, सॉरी ये स्केलर मैट्रिक्स तो है, स्केलर मैट्रिक्स तो ये है। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट इक्वल है। डायगोनल एलिमेंट इक्वल है तो स्केलर मैट्रिक्स है क्या? लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो एलिमेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 1 होना चाहिए। यहां इस केस में हमारा 1 नहीं है, इसीलिए हमारा फॉल्स। अच्छा ट्रू फॉल्स है, ठीक है, ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया आपका। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कह रहा है एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जी हाँ भाई, होना ही पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। आप रेक्टेंगल में थोड़ी ना डायगोनल बना पाओगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? यही ले लो सिंपल सा 0 1 0, ये भी तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसके अलावा वो तो यही कहता है ना कि इसके अलावा सारे एंट्री 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल में जितने एलिमेंट आएंगे उसके अलावा सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो ये तो सही है, मतलब एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, होना ही पड़ेगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये गलत है क्योंकि ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला एलिमेंट 0 नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि इसके अलावा, डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो ये तो नहीं है, ठीक है। ये आपका सही है, आपका गलत है। एवरी जीरो मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। एवरी जीरो मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनेशन फिर से एक बार मैं बताता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि डायगोनल पे जितने एलिमेंट हैं वो कुछ भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके अलावा सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा लेकिन सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए।
ये सारे जीरो होने चाहिए। लेकिन जीरो मैट्रिक्स क्या कहता है कि सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अगर यहाँ भी जीरो 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 रख दो कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल क्या कहता है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है अंदर कुछ आए, लेकिन इसके अलावा सारे जीरो होना चाहिए। तो अगर सारे जीरो हैं इधर उधर और इसको भी हम जीरो कर दें तो जीरो मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब हो गया कि एवरी जीरो मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। एवरी जीरो मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि इधर इधर तो जीरो ही रहेगा। जब कोई जीरो मैट्रिक्स है तो उसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो डायगोनल को तो छोड़ो, सारे एलिमेंट ही जीरो हैं। तो डायगोनल के अलावा, डायगोनल ये कहता है कि डायगोनल के अलावा जितने भी एंटिटीज हो सब जीरो होने चाहिए। तो सारे जीरो हो रहे हैं, डायगोनल भी जीरो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल है हमारा असर्शन रीजन। ठीक है, असर्शन रीजन आप लोग पहले भी किए होंगे, मतलब इसको इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आया होगा। इसमें है असर्शन ये है कि एक दिया रहता है, दूसरा रीजन उसका दिया रहता है। मतलब जैसे पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये दूसरा वाला इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कह रहा है। जैसे आप इससे ऑप्शन से देख सकते हैं, मतलब पहला गलत है या दूसरा गलत है, इस तरीके से। इसमें देखते हैं हम असर्शन हमारा क्या कह रहा है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, इसको छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ये डायगोनल पे जितने एलिमेंट आएंगे इसको छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, इधर के भी सारे इधर के भी सारे। ठीक है, और स्केलर क्या कहता है, स्केलर कहता है कि डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए, बाकी सारे जीरो होना चाहिए। तो बात तो सही है, अगर वो स्केलर मैट्रिक्स है मतलब इसमें इक्वल है तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ही होगा। ठीक है, समझे कि नहीं आप। और डायगोनल कहता है कि इसमें कुछ भी डालो तो कोई मतलब नहीं है, अगर इक्वल ही हो गया, अगर इसमें इक्वल एलिमेंट होंगे सारे, ए जैसे हो गया, मान लो सारा ए हो गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है ही, स्केलर मैट्रिक्स यही कहता है कि इसमें सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, एवरी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो। अब रीजन देखते हैं क्यों। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स आर जीरो। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन होंगे, इसको छोड़ के जितने होंगे इधर और इधर, ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स आर जीरो। स्केलर मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट इधर उधर जीरो होते हैं, इसीलिए एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन एक करेक्ट है, रीजन एक करेक्ट है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्ट है, और इसको इस वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, और ये जो हमारा रीजन है क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है इसके अलावा जो होता है इधर उधर सारे जीरो होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बोथ ए एंड बी आर ट्रू, एंड रीजन जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इसको, ये वाला इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अगर ये सही होता मतलब नहीं, इसको नहीं एक्सप्लेन कर पा, मतलब इसका रीजन नहीं होता, इस वाले का रीजन नहीं होता, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होता। यहाँ हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट सेकंड वाला इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसका रीजन बता रहा है क्यों, मतलब सारे जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 5। अच्छा, यहाँ पे ऐसे ऐसे स्प्लिट हो गया। ठीक है, ये कह रहा है इफ दिस इज दिस, ये नोटेशन आपको पता ही होगा, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। ठीक है, 5x4 का है मैट्रिक्स, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए आपके, 5 रो हो गए। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। अभी आप यहां से सिंपल सा देख लो, इस रो में कितने एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4, इस रो में, इसमें भी 4, तो 5 रो है और 4 कॉलम है, तो हमारे टोटल एलिमेंट कितना होंगे, 5 × 4 20। यही होता है, ये मतलब सिंपली उनका जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये हमारा आंसर हो गया है पे 20 पहले वाले। ठीक है, आल्सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट और नॉट। आते हैं अब यहाँ पे, पहला है हमारा A4 3,
A4 3, ये वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं हमें देखना है। 4 मतलब हमें चौथे रो में जाना है, ठीक है। ये R1 R2 ये हम अच्छे से समझा देते हैं आपको, R3 R4 R5 C1 C2 C3 C4, ठीक है। हमें कहां जाना है? चौथे रो में जाना है, हमें चौथे रो में जाना है और तीसरे कॉलम में जाना है। चौथा रो यहां पे है, ठीक है, ये वाली हो गई, और तीसरा कॉलम कहां है? यहां है, तो हमारा कहीं वो एलिमेंट यहां कहीं आ जाएगा, ठीक है। देखो अब चौथे रो में है हमें और तीसरे कॉलम में है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, सही है, ठीक है। A5 4 ये कह रहा है पांचवा रो चौथा कॉलम, पांचवा रो और चौथा कॉलम मतलब यहां कहीं आएगा, पांचवा रो और चौथा कॉलम, इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा। A4 5 यानी चौथा रो और पांचवा कॉलम, और हमारे पास कॉलम कितना है? मैक्सिमम 4 कॉलम है। और ये कह रहा है जैसे A4 5 है ना, ये पांचवें कॉलम में जाने की बात कर रहा है, पांचवा कॉलम हमारा यहाँ है ही नहीं, 4 ही कॉलम है, तो इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये गलत है, मतलब इस केस में गलत हो गया, क्योंकि ये पांचवा हमारे पास कॉलम ही नहीं है, तो ये पांचवें कॉलम में जाने की बात कह रहा है। चौथा रो ठीक है, मतलब हम चौथे रो में गए, लेकिन पांचवा कॉलम है ही नहीं ना, चौथे तक ही सीमित है, मतलब ये A4 4 तक ही हम मतलब इसको जा सकते हैं, पांचवा कॉलम है ही नहीं, ठीक है, तो हमारा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। A1 5 फिर यहां पे सेम, ये फिर से पांचवें कॉलम में जाने की बात कर रहा है, रो सही है, ये 1 रो सही है, ये पांचवें कॉलम में जाने की बात कर रहा है, तो हमारा यहां इस केस में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। A3 2 मतलब तीसरे रो और दूसरा कॉलम, ये आपका हो गया तीसरा रो और दूसरा कॉलम, मतलब यहां कहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये पूछ लेता A6 2, अब कॉलम तो सही है, यहां दूसरा कॉलम है हमारे पास, छठवें रो में जाने की बात कह रहा है, छठा रो हमारे पास है ही नहीं, देवी नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखना था। अगला एग्जांपल है हमारा कंस्ट्रक्ट ए, चाहे मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, बहुत सारे मैट्रिक्स में बनेंगे, बस आपको ये थोड़ा बेसिक आइडिया, मतलब ताकि आपको कहीं समस्या ना हो इन सब चीजों में। और ये ध्यान देना कि ये पीछे का मैं रिवीजन करा रहा हूं सारा, पहले लेक्चर का सारा कंबाइन करके अच्छे से, मतलब यहाँ पे हो जा रहा है आपका। कंस्ट्रक्ट ए रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या कहता है? सिंगल रो होना चाहिए, इस तरीके से तो बना लेते हैं, बहुत सारे बनेंगे, हम फिर कह रहे हैं बहुत सारे बनेंगे, बस आपको मैं यहाँ पे कुछ बना के दिखा दे रहा हूं। इन सबको एंट्री मतलब एलिमेंट हमारे यही हैं। अब इस केस में देखो, अभी बोला भी नहीं है कि उसने रिपीट करना है कि नहीं रिपीट करना है नंबर, बस आपको मैं जस्ट उसके लिए मैं बता रहा हूं, इसमें कोई कंट्रोवर्शियल आप लोग क्रिएट मत करना, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखो 2 4 6, एक ये भी बन सकता है 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे इसमें बन सकते हैं, इसमें से आप निकाल लो, 2 4 भी बन जाएगा, ये 1 क्रॉस 1 का है, 1 क्रॉस 3 का है, 1 क्रॉस 6 का है, बहुत तरीके से बन जाएंगे, और 1 क्रॉस 4 का, 1 क्रॉस 5 का, 1 क्रॉस 2 का, ठीक है। सिमिलरली बी के केस में हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स आपका ऐसे होता है, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स में भी आएगा, ठीक है, 2 4 5 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आप ले लो, मतलब बस बनाना है। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसने रिपीट करने के लिए बोला होता, रिपीट करने के लिए बोलता तो बहुत बनता, अगर इसी में से बनाना है, इसी में से बनाना है, तो आपको दो मैट्रिक्स, दो ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेंगे, एक तो 1 क्रॉस 1 का और दूसरा 2 क्रॉस 2 का। अगर उसने रिपीट करने के लिए नहीं बोला है तब ये बनेगा, क्योंकि अगर हम 3 का बनाते हैं, 3 क्रॉस 3 का बनाते हैं, तो हमें 9 एलिमेंट चाहिए, 9 एलिमेंट है नहीं, इसमें से रिपीट करना पड़ जाएगा,
तो इसीलिए अगर रिपीट करने के लिए नहीं बोला तो ये आपको 2 बनेंगे, बाकी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 2 हो गया, ये 6 1 3 2 4 कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है। रेक्टेंगुलर आपका ये इनको छोड़ के m और n इक्वल नहीं होना चाहिए, ये भी आपका रेक्टेंगुलर ही है, ये भी रेक्टेंगुलर है। और बना लो रेक्टेंगुलर 2 3 6 1 2 4, ये भी आपका रेक्टेंगुलर हो गया। इस तरीके से बहुत बना सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बस। ये कह रहा है ए मैट्रिक्स हैज 20 एलिमेंट्स इफ द नंबर ऑफ रो इज 4, ठीक है। मतलब हम सिंपली m क्रॉस n हमारे को दिया हुआ है 20, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ रोज, m की वैल्यू उसने 4 दिया हुआ है, तो यार इसमें m की वैल्यू सीधे 5 हो गया, कॉलम हमारे पास 5 हो गए। आपको अगर देखना है, फील भी करना चाहिए, देख लो रो कितने हैं 4, 1 2 3 4। अब ये 4 रो हैं, कितने कॉलम होने चाहिए कि 20 एलिमेंट्स टोटल हो जाए? बैठाओ, 5 इसमें दे दो, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 15 20 हो गए आराम से, ठीक है। ठीक है, सेम है क्या ये? अच्छा ये सेम दे दिया, ठीक है। ये नंबर इसको 8 कर लो। कहने मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4 BA। अब हमारे पास अगर 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है कोई, ठीक है, तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ हमें रो एक ही रो होना चाहिए। रो मैट्रिक्स के लिए हमें एक ही होना चाहिए, इस तरीके का होता है ना आपका रो मैट्रिक्स, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स नहीं होगा। सिमिलरली कॉलम 1 होना चाहिए, यहाँ पे कॉलम 1 नहीं है तो कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m और n बराबर होनी चाहिए, है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये नहीं है, क्यों नहीं है? m और n यहाँ पे इक्वल है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए होता क्या है, m और n नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। जस्टिफिकेशन यही है, सारा जस्टिफिकेशन यही है कि रो और कॉलम इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल है इस केस में तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, और इक्वल है इसीलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। जब का लाइन हो जाएगा, फाइंड द ऑर्डर। अच्छा यहाँ ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर सिंपल ही है, इसमें कितने रो है 1 2 3, ये ऑर्डर हो गया 3, और कॉलम कितने हैं 2, 3 क्रॉस 2। इस केस में आ जाओ, रो 1 हो गया 1 2 3 4, तो 1 इंटू 4, 4 कॉलम है 1 रो है। इस केस में आ जाओ 1 2 3 4 1 4:1 हो गया है, ठीक है। इस केस में आ जाओ, एक रो है 1 कॉलम है, ये आपका हो गया 1 क्रॉस 1, ठीक है। ये पिछले का है रिवीजन, हम आपको कुछ भी भूलने नहीं देंगे। ये नंबरिंग गलत हो गई है, ठीक है। इफ ए, आपको यहाँ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये कह रहा है कि 48 एलिमेंट्स हैं टोटल इसमें, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस। ये किस किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है? टोटल 48 एलिमेंट है इसमें, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हमें ये वैल्यू दिया हुआ है, m क्रॉस n की वैल्यू 48, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे कि ये रो होता है, ये नंबर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ कॉलम, तो ये तो डेसिमल में तो होगा नहीं, मतलब ये तो पूर्ण नंबर ही होगा, कंप्लीट नंबर। जैसे 1 हो गया, फ्रैक्शन तो होगा नहीं है, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया। अब ये थोड़ी ना कहोगे 2.5 रो में है, ये तो नहीं होगा ना, मतलब 2 रो होगा या 3 रो या 4 5 रो 6 रो, इसी तरीके से होगा। तो इसके हिसाब से हम बना देते हैं इसका। अगर हम इसको 1 रखते हैं, ऐसे ही हमें देखना पड़ेगा। अगर हम 1 रो लेते हैं तो कॉलम हमारा कितना हो जाएगा 48। टोटल हमारे एलिमेंट तो उतने तब भी आ रहे हैं, देखो
48 एलिमेंट आ रहे हैं। अगर हम 2 रो ले रहे हैं तो हमारा कॉलम कितना होगा? 2 रो ले रहे हैं तो कॉलम कितना? 24। टोटल एलिमेंट हमारे 48 हैं, उतना बैलेंस होना चाहिए। अगर 3 रो ले रहे हैं हम तो कॉलम कितना? 16। ठीक है। अगर 4 ले रहे हैं तो 12। अगर 5 ले रहे हैं, 5 रो, तो 5 रो लेंगे तो 5 से डिवाइड ही नहीं होगा, और 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 5 से डिवाइड इसको करते हैं तो 9.6 आ रहा है, यही आएगा ना। तो 9.6 कॉलम हो सकता है क्या? ये तो नहीं हो सकता है कि 9.6 कॉलम, इसलिए 5 नहीं होगा। 6, इसको 6 लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8। अब आगे 7 नहीं होगा, ठीक है, 8, तो ये 6, ये रिपीट होना चालू हो गया। 9, 10 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से होगा। ये देखो ये रिपीट होना चालू हो गया वही, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इसी का मतलब वो रिपीट होना मतलब इसी का उल्टा हो गया ये। 12 into 4, 8 into 6, तो टोटल कितने हो गए अपने पास? 10 पेयर। पेयर ये वही बनेंगे 148, या तो इस ऑर्डर का होगा या तो इस ऑर्डर का होगा, 48 1 का भी, ठीक है। ये इस तरीके से सारे ऑर्डर बन जाएंगे। 2 ऑर्डर यहाँ बने, एक इसका एक इसका, इस तरीके से टोटल 10 ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके, ठीक है। ये एक आ गया केस स्टडी बेस, इस पे हम ले लिए हैं। ये भी पूछता ही है मतलब जनरली बोर्ड में, ठीक है। और ये जेई वगैरह में नहीं पूछता है केस स्टडी बेस, ये सब कोई डाटा एनालिस्ट है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ये स्टोर किए हुए हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। ये मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, बोल क्या रहा है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर बताना है। तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, 1 2 1 2 3, ये रो हो गया, एक कॉलम हो गया, इसका मतलब 2 क्रॉस 3, ठीक है। ये हो गया हमारा। राइट A23 बोल रहा है, मतलब सेकंड रो में हमें जाना है। सेकंड रो मतलब इसमें, और 3 थर्ड कॉलम में जाना है। थर्ड कॉलम मतलब ये हो गया हमारा सेकंड रो, थर्ड कॉलम, ये हो गया 60। डज A32 एग्जिस्ट? ये पूछ रहा है क्या A32 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अभी हमें कहां जाने के लिए बोल रहा है? तीसरे कॉलम में, तीसरे रो में, सॉरी, तीसरे रो में और सेकंड कॉलम में, ठीक है। तीसरे रो में हमारे पास 2 ही रो हैं, तीसरे में तो हम जा ही नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इज इट ए स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्यों? इसमें भी आंसर नो ही होगा, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों नहीं है? यहां पे m और n नॉट इक्वल। इज इट ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? यस। क्यों? m और n इक्वल नहीं है, इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। देखो रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूं आपको, इसको आप प्रैक्टिस करना, लगाना, वही सारे बेसिक ही हैं पीछे के। अभी इसमें से कोई वैसा ब्रह्मास्त्र वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब कि वो आपको दिक्कत करे। ये भी मैं आपका फाउंडेशन बना रहा हूँ, ये सिंपल से हैं। आप देखोगे मैं दोनों लेक्चर का मिला के इसमें क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है। तो इन सबको देखना आप, वही सिंपल सा है। देखो ये फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ मैट्रिक्स से पूछा है, नो रिस्ट्रिक्शन इज गिवन। वो मैं बताया था ना कि अगर वो बोल दे रिपीट करना कि नहीं करना, उस तरीके से, मतलब ये ऑर्डर बताना, ये बताना, ये अभी हमने पीछे ये किया, ठीक है। इसको देखो पॉज करके आप देख लेना इसको, इसमें इस टाइप बताने हैं, सारे टाइप जो भी आप पॉसिबल समझ सको। लेकिन ये सारे मतलब इसमें जो भी आपको लगेगा करना, वो टेबल रख लेना। टेबल इन द सेंस पीछे जो आप नोट्स बना रहे हैं उसको रख लेना कि हमने अभी तक कौन कौन से मैट्रिक्स पढ़े हैं। जो पढ़े हैं अभी उसी में इस पे ट्राई करना। कुछ हम अभी नहीं पढ़े हैं, उसको आगे हम देखेंगे, तो उसको में मतलब कंफ्यूज हो जाना आप।
उस टाइप का भी एग्जाम्पल बन जाएगा, उधर वाले का भी, अभी आगे जो हम पढ़ेंगे। पर अभी आप जो पढ़े हो उसी में इसको देखना, मतलब ये क्वेश्चन वही कंप्लीट होगा, मतलब जो आप पढ़े हो, इसके कहने का मतलब जो आप पढ़े हो अभी तक टिल नाउ, ठीक है, ये टिल नाउ तक ही है। ये ट्रू फॉल्स है, ये तो जनरली हम देख ही लिए हैं सारा, शायद मुझे लग रहा है। ये देखना है कौन सी है, नहीं कौन सी नहीं है। ये आंसर है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ही देखना इसको, ठीक है। और अभी मैं इसको डिटेल में दे रहा हूँ, एकदम ये मेहनत करके दे रहा हूँ, डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम दे रहा हूँ। देखो ये सब क्यों, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपके लिए नया है, ठीक है। तो पढ़ो आप लोग मस्त से, ये अगले 3 क्वेश्चन का है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आज का लेक्चर, हम यही बाइंड अप करते हैं अपना, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। अच्छा इसमें से देखो ये हटा नहीं है शायद, ये देखना अपर ट्रायंगुलर, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे। तो अगर आ गया है यहाँ बीच में, हम शायद क्वेश्चन में काटे आए थे, इधर रह गया है ये, ठीक है। इन सबको देख लेना, जो आंसर होगा तो उतना आपको समझ में आ जाएगा क्या आंसर है। इसमें से थोड़ा सा वो है समस्या आंसर में, इसके आंसर सही है, बस हटके बीच में से उसमें पार्ट में भी थे ना ऐसे, ये देखो सेकंड थर्ड में भी थे वहां पे ऑप्शन में, ये थे, तो इसको मैं हटवा दिया था, अभी आगे आएगा ये, ठीक है। बाकी मस्त से पढ़ो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्रैक्टिस करके आओ, रिवाइज करते रहो रेगुलर बेसिस पे जब तक चैप्टर चल रहा है। पीछे का जो हमने पढ़ा है उसके हम बताएंगे तरीका, अगर टाइम मिले तो उसको भी रिवाइज करते रहो एक बार एटलीस्ट वीक में, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, उसके हम प्रैक्टिस के लिए भी देंगे और भी उसका करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी मस्त से पढ़ाई करो, एकदम बिंदास होकर पढ़ाई करो, इस बार बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, और क्या ही बोले, मस्त से पढ़ो सब। और मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ, इसके जो बचे हुए टाइप्स हैं उसको बाइंड अप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।